गाइस, आई एम हितेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग करने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड का EVS2 का चैप्टर नंबर 10th। दैट इज लास्ट चैप्टर ऑफ दिस सब्जेक्ट इज 10th हिस्टोरिक पीरियड। सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे ये लास्ट चैप्टर है इसका, इस बुक का लास्ट चैप्टर है। वैसे पिछले 5 चैप्टर बाकी है, फर्स्ट से लेके 5th तक। आई नो दैट एंड आई विल कवर दैट ऑल्सो, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो यहाँ पर 4 टॉपिक्स हैं और वो है, फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ कल्चर, सेकेंड वन इज़ एंशियंट सिविलाइजेशंस इन रिवर वैलीज, थर्ड वन इज़ एंशियंट रिवरवाइन सिविलाइजेशंस मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइना, हड़प्पा, फोर्थ वन इज़ स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। ओके, ये 4 टॉपिक्स पर हमारे ये चैप्टर बेस्ड है। ओके, कम लेट्स बिगिन विद दैट। We have seen in lesson 2 that written records are available in the form of inscriptions, manuscripts, books, etc. for the historic period. हमने ये भी पढ़ा है अपने पाठों में, लेसन्स में, कि जो written records यानी कि written sources of history, written लिखे हुए, अभी यहाँ पे एग्जाम्पल्स है बुक्स, पुराने ज़माने के बुक्स। तो ये क्या है? रिटन रिकॉर्ड्स हैं, वो टाइम के रिकॉर्ड्स हैं। ओके, रिकॉर्ड संभाल के रखा है वो टाइम का। तो इसमें इंस्क्रिप्शंस हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, बुक्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। हिस्टोरिक पीरियड यानी कि इतिहास के समय के लिए। इन ऑल एंशिएंट सिविलाइजेशंस द आर्ट ऑफ राइटिंग was developed. पुराने सिविलाइजेशंस, पुरानी सभ्यताओं में, सिविलाइजेशन यानी कि क्या मतलब, लोग आपस में मिलकर रहते थे। ये स्टार्टिंग था सिटीज़ बनने का। ओके, द आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज डेवलप्ड। एंशिएंट सिविलाइजेशंस, पुरानी सभ्यताओं के वजह से, इन ऑल एंशिएंट सिविलाइजेशंस, सारी पुरानी सभ्यताओं में जो लिखने की कला है, लिखने का आर्ट है, लिखने का टैलेंट है, वो डेवलप हुआ था। ओके, दे यूज्ड fully developed scripts. In other words, with the rise of ancient civilizations, the new stone age came to an end and the historic period began. दूसरे शब्दों में कहा जाए, विद द राइज ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशंस यानी कि शहरों का बढ़ने लगा, तब जो न्यू स्टोन एज था वो एंड पे आने लगा। स्टोन एज यानी कि जो पत्थर वाला समय था, जो न्यू स्टोन एज वाला समय था, वो अब धीरे धीरे ख़त्म होने वाला था। और अब हिस्टोरिक पीरियड मतलब यानी कि इतिहास, इंसानों का इतिहास शुरू होने लगा। ओके, अब हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं थोड़ा बहुत इस चैप्टर में। समरी में फर्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ कल्चर। ह्यूमन्स एंड ऑल अदर एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन देयर एनवायरनमेंट एंड नेचर फॉर सेटिस्फाइंग देयर नीड्स। ओके, इंसान और बाकी के जानवर एक दूसरे आर डिपेंडेंट ऑन देयर एनवायरनमेंट। यस, पर्यावरण पे यानी कि एनवायरनमेंट पे वो डिपेंड है, हाँ, और नेचर पे अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए। However, other animals do not cause any significant change in their surroundings. हालांकि दूसरे अन्य जानवर जो हैं वो do not cause any significant change in their surroundings. वो कोई भी बदलाव सराउंडिंग, पर्यावरण में नहीं लाते हैं। आस पास के एरिया में वो बदलाव नहीं लाते हैं। For example, bears lives in caves, monkeys lives on trees. Yes, अगर उदाहरण के तौर पर बताया जाए तो जो भालू हैं वो अब भी गुफाओं में ही रहते हैं। बियर्स, काले भालू देखे होंगे ना, वही। और बंदर है वो पेड़ों पर ही रहते हैं। बट ह्यूमन्स बिल्ड हाउसेस। पर इनमें से जो जानवर, इंसान जो प्राणी है, इंसान जो क्रिएचर है, ह्यूमन क्रिएचर जो है, उसने अपने आप में बदलाव लाया है, सराउंडिंग में बदलाव लाया है। वो घर बनाकर रहने लगा है।
It means that we humans change the natural character of our surroundings to some extent. इसका ये मतलब होता है कि हम इंसान बदलते हैं किसी भी चीज़ का या फिर प्रकृति का, नेचर का, ओके, अपने सराउंडिंग में कुछ हद तक इसे हम बदलते हैं. Humans do not eat their food in its natural form as the other animals do. इंसान खाना नहीं खाते अपने उनके स्वाभाविक रूप में, जैसे वो बना हुआ है, मतलब कच्चा नहीं खाते. नेचुरल फॉर्म यानी कि क्या, जैसे जैसे आया. अभी अनाज हम उगाते हैं, खेती करते हैं, जो अनाज ग्रेन्स मिलते हैं वो हम सीधा खाते हैं कि उन्हें साफ़ करके, उन्हें पीस के, फिर उसकी रोटी बनाकर या उसे पकाकर खाते हैं, है ना. बट एनिमल्स ऐसा नहीं करते. वो लोग पकाकर नहीं खाते, वो ऐसे ही खा लेते हैं. दे रोस्ट और कुक द फूड. इंसान पकाकर खाते हैं. और इन अदर वर्ड्स दे प्रोसेस फूड स्टफ्स बिफोर ईटिंग देम. दे प्रोसेस मैनी सब्सटेंसेस इन अ सिमिलर मैनर. या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए, वो हर एक खाने की चीज़ को खाने से पहले उसे पका कर खाता है. ओके. दे प्रोसेस, वो ऐसी और बहुत सारी चीज़ें बनाता है. एक सेकेंड. ओके. वर्क ऑन स्टोन, मेटल एट्सेट्रा टू मेक टूल्स एंड वेरियस ऑब्जेक्ट्स. वो पत्थर, लोहा या धातु, इन पर काम करके इससे हथियार और दूसरी चीज़ें, टूल्स, चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं. दे मेक पॉट्स, ब्रिक्स एंड many other things from clay. वो मटके, पॉट, मटके, ईंटें, ब्रिक्स और भी बहुत सारी चीज़ें बनाते थे. किससे? क्ले से. दे ऑब्टेन यार्न फ्रॉम कॉटन एंड वीव क्लोथ फ्रॉम द यार्न यानी कि चरखा तो पहले समय में यूज़ किया जाता था. आपने देखा होगा ना, गांधी जी भी चरखे से बनाते थे, कपड़े बुनते थे. आपने देखा होगा ना, तो फिर मुझे, अगर देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. ओके. दे ऑब्टेन यार्न फ्रॉम कॉटन एंड वीव. इसके बाद वो कपड़े बुनते हैं चरखे से. इन शॉर्ट, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स दे चेंज द फॉर्म ऑफ मटेरियल्स अवेलेबल इन नेचर. सीधे सीधे कहा जाए, उन इंसानों की ज़रूरत के मुताबिक वो मटेरियल्स को, उन चीज़ों को बदल देते हैं जो वो पहले से ही थी. दे नीड स्किल्स टू डू दिस. उन्हें इसके लिए कला चाहिए और वो उनके पास है. दे नीड टू थिंक एंड प्लान बिफोर दे शेप एन ऑब्जेक्ट. उन्हें पहले सोचने की ज़रूरत है और उसके बाद उसके बारे में प्लान करना है, उसके बारे में सोचना है, उसके बारे में तैयारी करनी है. किसी भी चीज़ को शेप देने से पहले, उसका आकार देने से पहले. देन दे हैव टू पुट इन एफर्ट्स टू एक्चुअली शेप इट. इसके बाद उन्हें मेहनत करनी पड़ती है उसे आकार देने के लिए. द ट्रेडिशन ऑफ थॉट, स्किल्स एंड एफर्ट्स गिव राइज टू वेरियस आर्ट्स. इस ट्रेडिशन को, इस रिवाज को, किस रिवाज को? सोचने के रिवाज को. पहले किसी भी काम करने के पहले सोचना चाहिए, उसके बाद ही हमें उस काम को अंजाम देना चाहिए, उस काम को सक्सेसफुली काम करना चाहिए उस पर. ओके. तो यहाँ पे क्या लिखा है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है. इस पर प्लीज़ आप मैं ब्रैकेट बना देता हूँ, इस पर आप अंडरलाइन कर दो पेंसिल से. अभी का अभी करो जल्दी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बता रहा हूँ. ये सोचने का जो ट्रेडिशन है, जो रिवाज है, इससे स्किल्स यानी कि कला, एफर्ट्स यानी कि मेहनत करना, वो अलग अलग कलाओं को, आर्ट्स को, अलग अलग कलाकृतियों को जन्म देती है. राइज यानी कि सक्सेसफुली उसको अंजाम देती है.
समझ में आई गया होगा आपको? प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपको समझ में आ रहा है तो। एवरी जनरेशन हैंडेड ओवर द नॉलेज ऑफ द आर्टिस्टिक स्किल्स एंड ट्रेडिशंस टू द नेक्स्ट जनरेशन। हर एक पीढ़ी ने अपना नॉलेज, अपना ज्ञान और अपनी स्किल्स, अपनी कलाएं और रिवाज दूसरे पीढ़ी को हैंड ओवर यानी कि हाथ में दिया है। विद दिस एक्सचेंज ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज़ लैंग्वेज वॉज इनरिच्ड। इस एक्सचेंज से पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि इस एक्सचेंज से एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को देती है अपना नॉलेज, स्किल्स, ज्ञान, रिवाज, और वही दूसरी पीढ़ी फिर तीसरी को देगी, तीसरी फिर चौथी पीढ़ी को देगी। इस तरह एक्सचेंज करते करते दिमाग में आइडियाज़ आते हैं, विचार आते हैं। थॉट्स यानी कि विचार, आइडियाज़ यानी कि मतलब अच्छी चीज़ें आती हैं। और इस चीज़ की वजह से ही भाषा यानी कि जो हम बात करते हैं वो डेवलप हुई थी, वो बनी थी। ओके, समझ में आया? ये भी इम्पोर्टेंट है। कहाँ था? यस, एवरी जनरेशन, यहाँ तक, इन रिच तक। इसको पूरा अंडरलाइन कर लो, बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, द नॉलेज ऑफ वेरियस आर्ट, स्किल्स एंड ट्रेडिशंस inherited from generation to generation and the way of life founded on that knowledge is what we call culture. The knowledge, ज्ञान, अलग अलग कलाओं का, कामों का, रिवाजों का ज्ञान जो कि पास करता है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाता है ज्ञान। और इस तरह की ज़िंदगी को हम पाते हैं उस ज्ञान की वजह से, जिसे हम क्या कहते हैं? कल्चर यानी कि संस्कृति। हमारी संस्कृति, आपने पढ़ा ही होगा हमारा कल्चर, बहुत सारी चीज़ें हैं और आपको आगे और भी ज़्यादा समझ में आएगा इसके बारे में। वैसे आपका ये कल्चर फर्स्ट टाइम आपने इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लिया है। वैसे मैंने आपको अच्छी तरह से इजी वर्ड्स में समझाया है। अगर आपको नहीं समझ में आया प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपका डाउट किसी भी हालत में क्लियर करूँगा। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, चलिए, फर्स्ट टॉपिक इज़ completed here. Second topic is going to start. 10.2 Ancient civilizations in river valleys. Ancient यानी कि पुराना, civilization यानी कि सभ्यता, in river valleys यानी कि नदियाँ। कैसे बनी नदियाँ, जो महान बड़ी बड़ी नदियाँ, river valleys. Okay? Cultures which flourished in the new stone age were based on an agriculture way of life. Culture यानी कि संस्कृति जो कि हमारे न्यू स्टोन एज पे बेस्ड है, न्यू स्टोन एज पर बेस्ड है। हमारे एग्रीकल्चर यानी कि हमारी कृषि वाली ज़िंदगी, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, खेती वाली ज़िंदगी पे स्टोन एज बेस्ड है। ओके, फर्टाइल सॉइल एंड constant वाटर सप्लाई आर essential फॉर ग्रोइंग फूड एंड ग्रोइंग गुड क्रॉप्स। फर्टाइल सॉइल, अच्छी ज़मीन और लगातार पानी की उपलब्धि, सप्लाई, लगातार अच्छी तरह से पानी की उपलब्धि, ये इम्पॉर्टेंट, एसेंशियल यानी कि ज़रूरत है किसके लिए? अच्छे क्रॉप्स, अच्छी खेती करने के लिए। Naturally, people in this new stone age established their village settlements on the banks of various rivers. The new stone age cultures flourished along the river banks. स्वाभाविक तरीके से अगर बताया जाए, नेचुरली यानी कि स्वाभाविक, चलो मैं नेचुरली ही बोलता हूँ नेचुरली देखा जाए तो जो लोग न्यू स्टोन एज में रहते थे उन्होंने इस्टेब्लिश की थी विलेज सेटलमेंट, यानी कि डेवलप की थी, बनाई थी गांव, बस्ती, कस्बे, ये सब उन्होंने न्यू स्टोन एज के लोगों ने बनाया था। और किसके किनारे? नदियों, कई सारी नदियों के किनारे। पहले के टाइम पे, वो न्यू स्टोन एज के टाइम पे नदियों के किनारे पे ही गाँवों को बसाया जाता था।
द न्यू स्टोन एज कल्चर्स फ्लरिश्ड अलोंग द रिवर बैंक्स। यस, जो न्यू स्टोन एज की संस्कृति है वो रिवर बैंक्स से रिलेटेड है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इन द कोर्स ऑफ टाइम न्यू स्टोन एज कल्चर्स गेव राइज टू अर्ली सिविलाइजेशंस। इन द कोर्स ऑफ टाइम, समय के चलते न्यू स्टोन एज की संस्कृति ने बहुत सारे सभ्यताओं को, बहुत सारी सिविलाइजेशंस को जन्म दिया है। Increase in production due to various skills, the use of wheel, flourishing trade, use of well-developed scripts, etc. were the major factors responsible for the rise of the early civilizations. इनमें increase in production, किसकी प्रोडक्शन में increase, किसकी प्रोडक्शन में स्किल्स यानी कि कलाओं का, जो कि पहिए व्हील के यूज़ से बनाया जाता था। फ्लरिशिंग ट्रेड, व्यापार करना, और वेल डेवलप्ड, सही स्क्रिप्ट्स, एकदम डेवलप्ड अपडेटेड स्क्रिप्ट्स का यूज़ करना, भाषा अच्छी बोलना, यही वर द मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। यही एक मेन चीज़ें थी जिसने अर्ली सिविलाइजेशंस, नई सिविलाइजेशंस को, नई सभ्यताओं को जन्म दिया है। ओके, दीज सिविलाइजेशंस केम इनटू एग्जिस्टेंस इन रफली द सेम पीरियड, दैट इज अराउंड 3000 BC इन 4 रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। दे आर Mesopotamia, Egypt, the Indian subcontinent and China. The civilization in these 4 regions developed in river valleys, hence they are known as the riverine civilizations. ये सभ्यताएं अस्तित्व यानी कि हमारे जान पहचान में तब आई जब एकदम रफली, यानी कि जब ये ज़्यादा फेमस नहीं थी, उसी पीरियड में, उसी समय में जब 3000 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट के समय दुनिया के 4 क्षेत्रों में, 4 जगहों में इसका निर्माण हुआ, इसका डेवलपमेंट हुआ, और वो है मेसोपोटामिया, इजिप्ट, इंडियन सबकॉन्टिनेंट और चाइना। ये 4 जगहों पर ही एंशिएंट सिविलाइजेशंस, नई सिविलाइजेशंस ने जन्म लिया। द सिविलाइजेशंस इन दीज 4 रीजन्स डेवलप्ड इन रिवर वैलीज। ये 4 क्षेत्रों में सिविलाइजेशंस ने, सभ्यताओं ने रिवर वैलीज़ में डेवलपमेंट, बहुत सारा डेवलपमेंट किया है, बहुत अपडेट किया है, ओके, अपने आप को, इसलिए उन्हें रिवराइन सिविलाइजेशंस कहा जाता है। सो कम ऑन, हम लोगों का सेकेंड टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है, एंड नाउ इट्स टाइम टू कंप्लीट दिस टॉपिक 10.3 एंशिएंट रिवराइन सिविलाइजेशंस। अभी इनके बारे में हम पढ़ेंगे। मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइना, हड़प्पा। यस, इंडियन सबकॉन्टिनेंट को हड़प्पा सिविलाइजेशन बोला जाता था। अभी आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। मेसोपोटामिया इज़ द नेम ऑफ अ रीजन एंड नॉट ऑफ एनी पर्टिकुलर कंट्री। ये एक जगह का नाम है, किसी देश का नाम नहीं। इट मीन्स द लैंड बिटवीन 2 रिवर्स। ये इसका यह मतलब है कि ये ज़मीन है 2 नदियों के बीच में। एंशिएंट मेसोपोटामिया वॉज द लैंड बिटवीन द 2 रिवर्स टिग्रीज एंड यूफ्रेट्स। पुराना मेसोपोटामिया था जो 2 नदियों के बीच में ज़मीन का टुकड़ा था, जिसे जो 2 नदियाँ थी वो थी टिग्रिस और यूफ्रेट्स। दीज 2 रिवर्स मेनली फ्लो थ्रू टर्की, सीरिया एंड इराक। ये जो नदियाँ हैं वो ज़्यादातर टर्की, सीरिया और इराक जैसे 3 देशों से बहती हैं। Ancient Mesopotamia had great cities like Uruk, Nippur, etc. These cities were home to very prosperous cultures. Ancient, पुराना मेसोपोटामिया के पास बड़े बड़े शहर थे, जैसे कि ये युरुक, निपुर और भी बहुत सारे, और ये इनके संस्कृति के वजह से जाने जाते हैं, कल्चर की वजह से जाना जाता है।
The river Nile flows through the eastern part of the Sahara Desert in the north of Africa. नाइल नदी जो है, नील नदी, इसे हिंदी में नील कहा जाता है, वो दुनिया की सबसे लंबी नदी है और ये पूर्वी भाग सहारा रेगिस्तान, सहारा डेज़र्ट, इजिप्ट में है सहारा डेज़र्ट, वो उसके ईस्ट साइड से यानी कि उत्तर अफ्रीका, नॉर्थ साइड से अफ्रीका के बहती है. वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशंस फ्लरिश्ड अलॉन्ग इट्स बैंक्स. इट इज़ नोन एज द इजिप्ट सिविलाइजेशन. दुनिया का सबसे पुराने सभ्यताओं में से एक सभ्यता इजिप्टियन सिविलाइजेशन, जो कि इसी नदी के किनारे बसा था. The Nile gets flooded every year. The land along her banks become very fertile because of the flood deposits. Also, ancient Egyptians used to build small embankments on the river to store the flood water. After the soil and the flood water settled to the bottom, the water was used for irrigation. हर साल नदी जो है, ये नील नदी जो है, उसमें बाढ़ आ जाती है और जो द लैंड अलॉन्ग, जो ज़मीन है इसके आगे, इसके सामने, इसकी जो किनारे हैं वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाते हैं क्योंकि फ्लड भर जाता है, बाढ़ पानी भर जाता है. और भी एंशियंट इजिप्टियंस, पुराने इजिप्टियंस जो थे वो स्मॉल एम्बैंकमेंट्स, जैसे कि नाले बनाए जाते थे उसी तरह का, ताकि रिवर वाटर को स्टोर किया जाए. और आफ्टर द सॉइल इन द फ्लड वाटर सेटल टू द बॉटम, जब फ्लड वाटर यानी कि बाढ़ का पानी जब मिट्टी के नीचे सेटल हो जाता है, बॉटम में जो मिट्टी के नीचे चला जाता है, तो वो जो पानी है वो यूज़ किया जाता है इरिगेशन यानी कि खेती के लिए. चाइना. द एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ चाइना डेवलप्ड एंड फ्लरिश्ड इन द वैली ऑफ हुआंग-ही रिवर. According to the Chinese tradition, a king named Huangli introduced agriculture, animal husbandry, wheeled carts and chariots, boats and clothing in China. Okay. चाइना की सबसे पुरानी सभ्यता थी और वो हुआंग नदी की घाटी में बनी थी. ओके. और चाइनीज़ ट्रेडिशन, चाइनीज़ रिवाज़ों के मुताबिक वहाँ पर एक राजा था जिसका नाम था हुआंगड़ी, जिसने एग्रीकल्चर लोगों को सिखाया और जानवरों को पालना लोगों को सिखाया. और व्हील्ड कार्ट्स यानी कि व्हीकल्स पे व्हील लगाना है, चैरियट्स पे व्हील्स लगाने हैं, वो इसी राजा ने सिखाया. और बोट, नाव इसी राजा ने बनाना सिखाया. और जो कपड़े भी थे वो भी इसी राजा ने बनाना सिखाया, पहनना सिखाया लोगों को. चाइनीज़ पीपल बिलीव दैट his queen invented the technique of silk production and silk dyeing. Luoyang, Beijing and Chang'an were among the important cities of ancient China. चाइनीज़ लोग यह यकीन करते हैं कि उनकी रानी ने सिल्क, मखमली, जिसे मखमल कहते हैं, उसका उत्पाद, प्रोडक्शन, उससे बनाने के लिए इन्वेंट किया था. उनकी रानी ने इन्वेंट किया था, मतलब उनकी रानी ने इसका आविष्कार किया था, बनाया था. और उसे बुनना, उसको वीविंग करना, सिल्क को सुई धागा से बनाना, वो भी इनकी रानी ने ही इन्वेंट किया था, इनकी रानी ने ही आविष्कार किया था. ल्यूयांग, बीजिंग और चैंगांग, यही बहुत बड़े सिटीज़ थे एंशेंट, पुराने चाइना का. हड़प्पा.
अभी इसके बारे में जो इंडियन है उसके बारे में पढ़ेंगे अभी हम। द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इट इज़ नोन एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन। भारत में सबसे पुरानी सभ्यता थी हड़प्पा सिविलाइजेशन। इट फ्लरिश्ड इन द इंडस वैली। इंडस इज द इंग्लिश वर्ड फॉर द नेम सिंधु। हड़प्पा is the Punjab and Mohenjo-daro in Sindh are the two sites of Harappan civilization to be discovered first. Now they are in Pakistan. Lothal and Dhola Vira in Gujarat and Kalibangan in Rajasthan are among the famous sites of Harappan civilization in India. Okay. वो हड़प्पा सिविलाइजेशन इंडस वैली यानी कि सिंधु नदी को इंग्लिश में सिंधु नदी है, बहुत बड़ी नदी जो कश्मीर में बहती है, उसे इंग्लिश में इंडस नाम दिया था अंग्रेज़ों ने। और जो हड़प्पा वो पंजाब और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा पंजाब में और मोहनजोदड़ो सिंध में, ये दो रीजन्स थे, साइट्स थे हड़प्पा सिविलाइजेशन के, जो कि सबसे पहले खोजे गए थे। लेकिन अब ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान देश में है, जो हमारा नेबरिंग कंट्री है। वो लोथाल और धोला विरा जो कि गुजरात में है और कालीबंगन जो कि राजस्थान में है, ये भी फेमस जगहें हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन की भारत में, जो कि अब भी है, जिन्हें खोजा गया है इंडिया में। सिटीज़ ऑफ दिस सिविलाइजेशन आर वेल नोन फॉर देयर सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग। इस सभ्यता के शहरों को जाना जाता है इसके सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग, यानी कि इनके शहरों को एकदम सिस्टमैटिकली प्रॉपरली चलाया जाता था। द हाउसेस वर बिल्ट इन ब्लॉक्स क्रिएटेड बाय पैरेलल रोड्स दैट क्रॉस्ड ईच अदर एट राइट एंगल्स। जो घर थे वो ब्लॉक्स में बनाए जाते थे, जैसे कि हम एक गेम है ब्लॉक्स वाली, आपने खेली ही होगी, उसको ऊपर से ऊपर हम लगाते जाते हैं, वैसे ही घर हुआ करते थे। और पैरेलल हुआ करते थे रोड्स। पैरेलल यानी कि क्या, इक्वल। अभी मैथ्स में भी आपको पैरेलल है, वो मैं आपके लिए वीडियो बनाने वाला हूँ, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स मुझे टाइम दीजिए और मेरे चैनल पे प्लीज़ 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 अवेलेबल रहिए। आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है और आपका बहुत सारा हेल्प होने वाली है। ओके, समझ में आया कि नहीं? बताओ, जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। पैरेलल लाइंस, पैरेलल रोड्स यानी कि इक्वल रोड्स, दोनों तरफ से इक्वल, जो कि राइट एंगल से मेजर किए जाते हैं, माप लेकर उन रास्तों को बनाया जाता था। ह्यूज ग्रैनरीज एंड स्पेशियस हाउसेस वर द स्पेशल फीचर्स ऑफ दीज सिटीज़। देयर वर bathrooms and latrines in every house and a coverage drainage system which indicates a concern for public hygiene. There were carefully constructed private and public wells. The cities were divided into 2 to 4 parts, each with a separate fortification. Okay. वहाँ पर बाथरूम्स और लेट्रिन्स हर एक घर में प्रॉपरली अच्छे ड्रेनेज सिस्टम के साथ, अच्छे पाइप सिस्टम के साथ बनाकर दिए थे, और जो कि पब्लिक हाइजीन, जो कि सबकी हाइजीन के लिए अच्छा था। और देयर वर केयरफुली कंस्ट्रक्टेड, वहाँ पे एकदम अच्छी तरह से और संभल कर उन्होंने बनाया था सबके लिए अपने अपने और सार्वजनिक यानी कि पब्लिक कुएं, वेल्स। ओके, और जो शहर थे वो डिवाइड किए गए थे, बांटे गए थे, डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे 2 से 4 भागों में, 2 से 4 पार्ट्स में, और उनके अलग अलग फोर्टिफिकेशन उनके साथ वो सेपरेटली आराम से उन शहरों को डिवाइड किया गया था। ये देखिए, अ हड़प्पन सील एंड क्ले फिग्यूरिन। हड़प्पन क्ले से ये दोनों चीज़ें बनाई गई है। वाओ, व्हाट एन अमेजिंग आर्ट। देख रहे हैं कितना सुंदर बनाया गया है, क्ले से बनाया गया है। द कैरेक्टरिस्टिक earthen pots of the Harappans are well baked, red in color and with beautiful designs like people, leaves and fish scales.
इन अर्दन पॉट्स यानी कि इन मिट्टी के बर्तनों की खासियत ये थी कि वो एकदम प्रॉपरली उस मिट्टी को पकाकर और लाल रंग के और उस पे सुंदर सुंदर डिज़ाइन लगाकर पीपल के पत्तों से और फिश स्केल्स यानी कि फ़िश की हड्डियों से उसे बनाया जाता था, मिट्टी के बर्तनों को। When टेप्ड यहाँ पे इसके आगे, these pots produce a metallic sound। इन्हें टैप करेंगे तो इनमें से एक मेटल यानी कि एक लोहे वाली आवाज़ आएगी। The Harappan craftsmen were highly skilled in making bronze objects and beads from semi-precious stones of various colors। जो हरप्पा में रहने वाले जो कलाकार थे वो बहुत ज़्यादा, उनमें कला थी ब्रॉन्ज़ यानी कि एक मेटल होता है। अभी आपने ओलंपिक या कोई भी गेम्स में देखा होगा कि किसी भी प्लेयर को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज़ यानी कि वो थर्ड रैंक पे ब्रॉन्ज़ मिलता है। तो वही मेटल ब्रॉन्ज़ ऑब्जेक्ट और बीड्स से मोती, अलग तरीके के मोती, इनसे अलग अलग रंगों की बनाया जाता था ऑब्जेक्ट्स। ये देखिए क्या क्या है यहाँ पे। अ किंग हंटिंग अ लायन, एक राजा शेर का शिकार करता हुआ दिखा रहे हैं। और रेसलिंग यानी कि कुश्ती का खेल, रेसलिंग आपने देखा होगा गेम। उसके बाद ये है अ गेम बोर्ड एंड गेम्स मैन फाउंड इन एन एक्सकेविएशन एट उर मेसोपोटामिया 2600 BC। ये गेम पाई गई है खोज के समय में और ये एक बोर्ड गेम थी, बोर्ड पे खेली जाती थी और बताया जा रहा है कि ये 2600 BC में खेली जाती थी। और कितना है भाई, बस इतना ही है, जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं, बहुत बाकी है और भी थोड़ा। These things were in great demand in Mesopotamia. The names of Harappan gods and goddesses are not yet known। ये सारी चीज़ें मेसोपोटामिया में बहुत ज़्यादा फेमस थी, जैसे कि रेसलिंग और अभी हम लोगों ने जो ऊपर फोटोज़ में देखा वही। और जो हरप्पन गॉड्स, हरप्पा के लोगों की जो भगवान और जो देवी और देवताएं थे, उनका अभी तक नाम पता नहीं चला है। However, we know with the help of Harappan seals and clay figurines that they worshipped Pashupati, lord of all living animals, and a mother goddess। लेकिन हालांकि हम लोगों को एक मदद मिली है हरप्पन सील्स, हरप्पा के सील्स से पता चला है और क्ले की मूर्तियों से पता चला है कि वो पशुपति नाम के एक देवता को मानते थे, जो कि हर एक लिविंग एनिमल, जानवर या किसी भी प्राणी का भगवान है और देवी माँ को भी माना जाता था। सो स्टूडेंट्स 10.3 ही इज़ ऑल्सो कम्प्लीटेड आर्कियोलॉजिस्ट। या ये देखिए यहाँ पे क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट्स फील दैट दीज क्ले ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन एक्सकेवेशंस ऑफ हरप्पन साइट्स वर यूज्ड एज गेम्समैन। आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि जो हिस्ट्री के बारे में खोज करते हैं उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। वो बताते हैं कि ये जो क्ले, ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स आप देख रहे हो ना, ये सब क्ले के ऑब्जेक्ट्स हैं, क्ले से बनाए गए हैं, जो कि खोज में मिले हैं हरप्पा के साइट्स में। गेम्समैन यानी कि जो गेम्स खेलते थे उनसे, स्पोर्ट्समैन। लास्ट टॉपिक है हमारा और इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और वो है हमारा 10.4 स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। There were a variety of sports and means of entertainment in the ancient civilizations. Hunting and wrestling were the important ones. Games played with the help of game boards and gamesmen were also popular। वहाँ वो समय में बहुत सारे खेल खेले जाते थे और बहुत मनोरंजन हुआ करता था, एंटरटेनमेंट बहुत ही इन्जॉय किया करते थे वो एंशिएंट सिविलाइजेशन में भी। और हंटिंग यानी कि शिकारी और कुश्ती इनमें से इम्पोर्टेंट थे। और जो गेम्स
गेम बोर्ड्स की मदद से खेला जाता था और गेम्स मैन यानी कि स्पोर्ट्स मैन भी इसमें पॉपुलर थे। इन एंशियंट इजिप्ट पीपल प्लेड अ गेम दैट वाज सिमिलर टू चेस। पुराने इजिप्ट में लोग एक गेम खेलते थे जो चेस से मिलती जुलती है। This game was played with a game board and gamesmen. It was known as senet. In ancient China also there were many games played with played with boards and gamesmen. Similar games were popular in Mesopotamia and Harappan civilizations too. ये गेम को गेम बोर्ड और स्पोर्ट्समैन, एक सेकेंड में गलत तो नहीं जा रहा हूँ ना? नहीं राइट जा रहा हूँ। स्पोर्ट्समैन, एक्चुअली स्पोर्ट्समैन नहीं बोलेंगे क्योंकि ये जो फिज़िकल गेम्स खेलते हैं ना उन्हें स्पोर्ट्समैन कहा जाएगा, और ये गेम्समैन जो इंडोर गेम्स होती हैं उन्हें गेम्समैन कहा जाएगा। और इन्हें सेनत, इस गेम को सेनत कहा जाता था जिस गेम के बारे में हम बात कर रहे हैं। और पुराने चाइना में भी इस तरह की काफ़ी गेम्स खेली जाती थी जो बोर्ड्स और गेम्समैन के हेल्प से खेली जाती थी। और ऐसी ही गेम्स, इससे मिलती जुलती गेम्स मेसोपोटामिया और हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी खेली जाती थी। Many toys are found in the excavations of Harappan sites. They include walls, whistles, rattles, bullock carts, animals and birds on wheels, etc. बहुत सारे खिलौने खोज में पाए गए हैं हड़प्पा के सिविलाइजेशन, हड़प्पा की सभ्यता में, और उनमें वर्ल्स और विसल्स यानी कि सीटी, रैटल्स यानी कि जो छोटे बच्चे को आवाज़ वाली जो छोटा खिलौना होता है वो, और बुलक कार्ट यानी कि बैलगाड़ी, और जो जानवर और बर्ड्स, जानवर और पशु पक्षी पहियों पे इस तरह के टॉयज़ बनाए जाते थे और वो खोजे गए हैं। ये देखिए, ये बर्ड है और ये पहिए बनाए गए हैं ताकि इससे खेल सकें। आगे Music and dance were also very important in early civilizations. They were an essential part of celebrating a festival. Music, संगीत और नृत्य यानी कि म्यूज़िक और डांस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करता था पुरानी सिविलाइजेशंस में। इनमें से इम्पोर्टेंट थी एक त्यौहार को मनाना। एंशिएंट पीपल यूज्ड मैनी टाइप्स ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। पुराने ज़माने के लोग बहुत अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि वो क्या बोलते हैं उसे हिंदी में, चलिए आप इंस्ट्रूमेंट समझ गए होंगे ना, जिससे हम म्यूज़िक निकालते हैं, जैसे पियानो, गिटार एंड वगैरह वगैरह। ये तो अभी का है, वो बहुत अलग अलग तरीके के हुआ करते थे। In Mesopotamia, a stringed instrument known as balag was very popular. Besides instruments like cymbals, rattles, flutes, drums, etc. were played. साथ ही में जो मेसोपोटामिया में एक स्ट्रिंग, जैसे कि जिस तरह गिटार में स्ट्रिंग वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे बलाग कहा जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ करता था। और जैसे साथ ही साथ सिम्बाल्स, रैटल्स और बांसुरी, डमरू ये भी बजाए जाते थे। द इजिप्टियन किंग्स वर नोन एज फराहोज। उन्हें इजिप्ट के राजाओं को फराहोज कहा जाता था। ऑन द ओकेशन ऑफ सर्टेन फेस्टिवल्स द फराहो himself used to participate in the celebrations and dance. The bronze image of a dancer found in the excavation at Mohenjo-daro is evidence that dance was important in the Harappan civilization as well. किसी भी फेस्टिवल पे, किसी भी ओकेशन पे फराहो खुद पार्टिसिपेट करते थे, भाग लेते थे सेलिब्रेशंस में और डांस में पार्ट लेते थे। और जो ब्रॉन्ज इमेज आप डांसर का देख रहे हो वो खोज में पाया गया है मोहनजोदारो में। वो प्रूफ है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी डांस को इम्पोर्टेंट माना जाता था। Till now we have learnt in brief the history of human civilization from the Stone Age to early civilizations. Next year we shall study in detail the Harappan civilization that developed in the Indian subcontinent. We shall also study the ancient history of India.
अब तक हमने ये सीखा है कि हमने ब्रीफ में पढ़ा है ह्यूमन सिविलाइजेशन, यानी कि इंसान कैसे बढ़ा, कैसे उसने अपने आप को डेवलप किया, स्टोन एज से लेके गांव बस्तियों में और शहरों में लाया, सिविलाइजेशंस में लाया, सभ्यताओं में लाया। अगले साल हम लोग इसी के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, क्या कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट भारत में हड़प्पा सिविलाइजेशन ने क्या क्या डेवलपमेंट की है। ओके, और हम ये भी भारत की पुरानी हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, पुराना इतिहास भी पढ़ेंगे। ये देखिए बलाग इसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अ म्यूजिकल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ गोल्ड नेम्ड बलाग फाउंड इन द एक्सकेवेशंस एट द सिटी ऑफ उर, अ मेट्रोपोलिटन मेसोपोटामियन साइट। एक म्यूजिकल जिससे म्यूज़िक निकलता था, स्ट्रिंग वाला एक इंस्ट्रूमेंट था जो गोल्ड सोने से बनाया जाता था, जिसका नाम था बलाग। ये है बलाग, और ये खोज में पाया गया है उर सिटी के, जो कि मेसोपोटामियन साइट में पाया गया है। द बलाग has 11 strings. Its height is approximately 2.1 meters. It dates back up to about 2650 BC. It was found in the burial of a Mesopotamian queen. Her name was Puabi. बलाग को 11 स्ट्रिंग्स होते हैं। ये देखिए 11 स्ट्रिंग्स होते हैं इसको, ये जो स्ट्रिंग्स आप देख रहे हैं। और इसकी जो हाइट होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2.1 मीटर्स होती है। और वो कितना पुराना है, 2650 BC में पाया गया है। और ये बरियल ये कहाँ पाया गया था, मेसोपोटामियन रानी की कब्र के साथ, जिसका नाम था पुआबी, जिस रानी का नाम था पुआबी। ओके, तो स्टूडेंट्स अब मैंने आपका 10th चैप्टर भी कंप्लीट कर दिया है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ हितेश झलानी। और हाँ, आप चिंता मत कीजिए, 1st to 5th चैप्टर्स के भी वीडियोस मैं चैनल में डाल देता हूँ, ताकि मेरा पूरा बुक ही ख़त्म कर दूँ मैं। और उसके बाद अभी EVS 1 बाकी है, मैं वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर दूँगा आपका वो भी। और साथ ही में इसके पहले वाले बाकी वाले सब्जेक्ट्स भी, और मैथ्स भी आने वाला है। तो प्लीज़ 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 स्टे ट्यून रहिए, वेट कीजिए आप मेरे। और प्लीज़ प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड सब्सक्राइब बिल्कुल भी मत भूलिएगा करना। और टिल देन बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।